हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। ओह, तो ये टारगेट है। पता तो यही का बताया था, लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? आ जाएगा अमित, आ जाएगा। संजनी बेटा, तुम इतनी चिंता मत करो। रास्ते का मामला है, कहीं देर हो गई होगी उसको। हाँ भाभी, हो सकता है भैया कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ हो ना गया हो रास्ते में। ये लो भाभी, आ गए भैया। आप फालतू में इतना परेशान हो रही थी। ये लो, आ गए। आप क्यों नहीं रहे? रुक क्यों गया वो? भैया को तो जगह पता थी। तुमने मुझे जिस जगह रुकने को कहा हुआ है, मैं उसी जगह पर रुका हुआ हूँ। ये अचानक जगह बदलने की वजह क्या है? लेकिन हेलो, सुनो तो। हेलो, काट दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों को मैंने मना किया था कि मेरे पीछे मत आए। हटिए प्लीज, हटिए। आप लोग हटिए, एक बार हो जाइए प्लीज। चाचा जी, मुझे लगी हो गया। चाचा जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए। देखने के लिए कुछ नहीं बता। नहीं चाचा जी, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। भाभी, भैया सच में हमारे साथ नहीं रहे। संभालो अपने आप को प्लीज, प्लीज। तुमने मेरे पति को मारा, तुमने मेरे पति को मारा है। मारा, क्यों मारा मेरे पति? मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की। झूठ,
तुमने मारा मेरे पति को, इसने मेरे पति को बताओ क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? चाचा जी, चाचा। संभालो अपने आप को संजनी। संजनी, तू नहीं बचेगा। अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो, सीआईडी। संजनी जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर किया, किसी ने आपके पति को मारा है? हाँ साहब, ये सच है। मैं भला क्यों मारूंगा? ये एक्सीडेंट है साहब। बाद में बात करूंगा। बताओ। सर ये जानबूझकर किया गया है। मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया है। साहब, अच्छा खासा मैं गुजरात से चला आ रहा था, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। यहीं पर आकर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया साहब। साहब वो गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने थी। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन साहब ब्रेक नहीं लग रहा था। साहब मैंने हॉर्न भी बजाया, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की साहब, लेकिन ये एक्सीडेंट हो गया साहब। साहब मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की, स्टीयरिंग जाम हो गया साहब, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ साहब। सही कह रहा है सर, ये किसी ने स्टीयरिंग और ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की है सर। अच्छा, देखा आपने, मैं कह रही थी ना, ये एक सोची समझी साजिश है। मेरे पति को मार दिया गया है सर, और मैं आपको बता सकती हूँ क्यों। छोड़ दो संजनी, अब हम कुछ भी कर ले, हमारा अमित तो वापस आने वाला नहीं। हमारा तो घर ही उजड़ गया ना। अब किसी को कुछ बता के क्या फायदा होने वाला है? क्यों छोड़ दूं चाचा जी? अब छुपाने वाली बात रही क्या गई है? अमित तो अब नहीं रहे, और काजल का कोई पता ही नहीं। काजल? ये काजल कौन है? बताइए संजनी जी, ये काजल कौन है? अमित और मेरी इकलौती बेटी। क्या हुआ? उसे कल किसी ने अगवा कर लिया। आज अमित उसकी फिरौती की रकम देने आ रहा था। काजल को कल अगवा कर लिया गया, किडनैप किया गया, और अमित फिरौती की रकम लेके जा रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बातों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ सर, मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा दिल घबरा रहा था, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। अमित, अमित, हमें भी साथ ले चलो। अमित नहीं, किडनैपर ने मुझे अकेले बुलाया है। अच्छा, करण को तो ले जाओ। हाँ भैया, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं गार्डन में घूमने नहीं जा रहा हूँ करण। अमित, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? उन्हें जो कुछ चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूँ। बस एक बार हमारी बच्ची सही सलामत हमें मिल जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ मैं। अमित, अमित। संजनी, चलो अंदर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके चाचा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं संजनी, देखो तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी ऐसे समझता हूं, इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूं, अपने पति से पूछे बगैर कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ, प्लीज। नहीं चाचा जी, मैं तो जाऊंगी। आप लोग चल रहे हो तो चलो। करण, गाड़ी निकालो।
कोई उस आदमी को क्यों मारेगा जो उसे फिरौती देने आने वाला था? हाँ सर, ऐसा करके तो उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले। सर गाड़ी में पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले गाड़ी में? नहीं सर, और सर ना ही कोई ऐसा बैग या फिर ब्रीफकेस मिला है जिसमें फिरौती की रकम रखी गई हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में से किसी ने पैसे निकाल लिए? संजीवी जी, गाड़ी में फिरौती के पैसे हैं नहीं। पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? फिरौती कुछ और ही थी। क्या? कुछ और ही था? पैसा नहीं था तो और क्या था संजनी? सोना चांदी गहना कुछ तो होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अमित से पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। कुछ नहीं। क्यों कर? तुम्हें कुछ पता है? सर हमें बस इतना पता था कि काजल को अगवा करने वालों ने फिरौती मांगी है और भैया आज यहाँ फिरौती देने वाले थे। कितना था, क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता सर। संजीवी जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। हमसे कुछ भी छुपाइए मत। यही वक्त है सच सच बताने का। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर, यकीन कीजिए। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। फिरौती के लिए पैसे नहीं देने थे तो फिर और क्या हो सकती थी फिरौती? और फिर अमित ने ये सब छुपाया क्यों? क्यों छुपाया अपने परिवार वालों से भी? एक्सीडेंट से पहले तुम कहीं रुके थे क्या? कुछ इतनी देर के लिए कि जिस वक्त में कोई तुम्हारा स्टीयरिंग या फिर ब्रेक के साथ कोई छेड़छाड़ करे। हाँ साहब, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर पहले टोल नाका है, वहाँ के अफसर ने मुझे रोका था। यहाँ से 2 किलोमीटर पहले? साहब यहीं पे रुकिए, यहीं पे। साहब यहीं पे था वो टोल नाका, ये अचानक गायब कैसे हो गया? साहब मैं जब गाड़ी लेकर आया तो यहीं पर था, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर यही था तो गायब कहाँ हो गया? ये देखो, यहाँ झाड़ियों के पीछे गायब हुआ है वो टोल नाका। हाँ साहब, ये बैरल और बम्बू तो यहाँ पर थे, वहाँ कैसे पहुँच गए? ये नकली टोल नाका सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। और जब तुम यहाँ के उस नकली ऑफिसर से बात कर रहे होगे उस वक्त तुम्हारे ट्रक के ब्रेक और स्टीयरिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है। यानी सर ये सब नकली था? जी हाँ, सब कुछ नकली था। अब एक काम करो, उस नकली ऑफिसर का स्केच बनाओ हमारे लिए। जी सर, यही है वो नकली ऑक्ट्रॉय ऑफिसर जिसने ट्रक रोका था। हमारे रिकॉर्ड में इसका कुछ मैच वगैरह है? नहीं सर, किसी से भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जो अमित को फिरौती के लिए फोन आ रहे थे जिस नंबर से, उसका पता भी गलत दिया हुआ है। अब जिस समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है, उसका खून होता है। क्यों होता है खून? क्या वजह हो सकती है? और सर फिरौती अगर पैसा नहीं है तो और क्या हो सकता है? बॉस, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आप लोगों को। तुझे गाड़ी में कोई फिरौती की रकम मिल गई क्या? नहीं, रकम नहीं मिली। कोई ज्वेलरी जो गाड़ी में छुपा के रखी गई हो फिरौती के तौर पे देने के लिए? नहीं, बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब, आपका हर जवाब अगर नहीं और बिल्कुल नहीं है तो मिला क्या आपको? आइसक्रीम। अमित की कार में आपको आइसक्रीम मिली है? नहीं। हाँ नहीं खानू की क्या मजाक है ये? सीधे सीधे बता क्या मिला है तुझे? मजाक नहीं है बॉस, बताता हूँ। मुझे अमित की दाहिने हाथ की उंगलियों में आइसक्रीम मिली। सर आइसक्रीम का फ्लेवर क्या था? गुड क्वेश्चन। बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम थी। सर आपको पूरा यकीन है कि आपकी जांच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? तुम्हें मेरी जांच पर यकीन है कि नहीं? सर है, यकीन है, मगर ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर कि एक आदमी अपनी अगवा की हुई बेटी के लिए फिरौती लेके जा रहा है।
और इस काम से पहले वो बटर स्कॉच आइसक्रीम के मजे लेने लगता है। देखो भाई, वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम। अब इस क्लू से आप लोग कुछ ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। मैं चलता हूं, बाय। काम करो सर, अमित की पत्नी संजीनी को फोन करो, पूछो उससे कि अमित घर से निकलने से पहले आइसक्रीम खा के निकला था क्या, हाथ धोए थे क्या नहीं, ये भी पूछो सर। समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है, मगर बीच रास्ते में रुककर आइसक्रीम खाता है, बटर स्कॉच आइसक्रीम। सर संजीनी ने बताया कि उनकी बेटी को आइसक्रीम से एलर्जी थी, इसलिए वो लोग आइसक्रीम खाने से परहेज करते थे और घर में भी आइसक्रीम नहीं रखते थे सर। ये लो, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अमित ने आइसक्रीम घर से निकलने के बाद खाई है। सर ये अमित कैसा बाप है सर, अपनी बेटी को छुड़ाने से पहले कहीं रुककर बटरस्कॉच आइसक्रीम खा रहे हैं। पंकज, ये बाप आइसक्रीम खाने के अलावा कुछ और ही है। तुम लोग एक काम करो, पता लगाओ अमित के घर और फिरौती देने की जो जगह थी उसके बीच में कितने आइसक्रीम पार्लर्स हैं। जरूर अमित किसी न किसी आइसक्रीम पार्लर में गया होगा और वहीं उसने ये बटरस्कॉच आइसक्रीम खाया होगा। सर हमने सारे आइसक्रीम पार्लर चेक किए तो पता चला कि ये वही आइसक्रीम पार्लर है जहां से अमित ने कल आइसक्रीम खरीदी थी। ठीक है, आइए सर। आपको ठीक से याद है कि कल अमित ने आप ही के आइसक्रीम पार्लर से वो बटरस्कॉच आइसक्रीम खरीदी थी? जी सर। और बड़े मजे से उसने आइसक्रीम खाई होगी? नहीं सर, उन्होंने उसे डिलीवरी करने के लिए कहा था। खाई नहीं? अरे सर ये तो गड़बड़ कर दिया, इतनी अच्छी आइसक्रीम खरीदी और खाई भी नहीं। अगर उसने आइसक्रीम खाई नहीं तो फिर उसके हाथ में आइसक्रीम आई कैसे? किस एड्रेस पे भिजवाई थी आइसक्रीम? एक मिनट मैम। पता करना होगा कौन है वो खास आदमी जिसके लिए अमित ने अपने इंपॉर्टेंट काम को रोककर उसके लिए आइसक्रीम भेजना ज्यादा जरूरी समझा। ये नाम है। ये तो अमित के घर का एड्रेस है। सर समझ में नहीं आ रहा, अमित अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जा रहा था और यहाँ से उसने अपने घर आइसक्रीम भिजवाई। वही तो, ये कोई खुशी की बात तो थी नहीं जो आइसक्रीम भेजना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आइसक्रीम की डिलीवरी कितने बजे हुई थी? तकरीबन 1:30 बजे। सर उस समय तो अमित के एक्सीडेंट की छानबीन चल रही थी। इसका मतलब है घर पे परिवार का कोई भी नहीं होगा। एक मिनट, अभी पता करता हूँ। हेलो संजनी जी, जी आपसे एक बात की जानकारी चाहिए थी। क्या कल दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच आपके घर आपके नौकर ने या फिर वॉचमैन ने किसी आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैनेजर साहब, उस वक्त उनके घर पे कोई भी नहीं था। वॉचमैन और उनके घर के नौकरानी को उन्होंने छुट्टी दे रखी थी, घर पे ताला लगा हुआ था, तो फिर आइसक्रीम की डिलीवरी कैसे हुई? लेकिन सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कल ये डिलीवरी हुई थी। ये डिलीवरी किसने की थी? गिरीश। गिरीश? सर हम इस बटरस्कॉच का गिरीश का पीछा क्यों कर रहे हैं सर? अबे ये तो पता चल गया था कि कल अमित ने आइसक्रीम का जो ऑर्डर दिया था उसके घर तक नहीं पहुंचा। हाँ सर। अब हमें ये पता चलेगा कि डिलीवरी बॉय ने इस आइसक्रीम के साथ क्या किया था। सर इसलिए आपने फिर से आइसक्रीम अमित के घर के पते पर ऑर्डर की? मैंने तो सिर्फ अमित का जो ऑर्डर है उसे दोहराया है। अब देखते हैं ये डिलीवरी बॉय क्या करता है। सर आपको लगता है गिरीश वही करेगा जो उसने कल किया था? लगता नहीं है पंकज, गिरीश ने फिर से वही गलती की है। वो देखो, वो दूसरे रास्ते पे मुड़ गया। सर ये तो बस स्टॉप पे आके रुक गया। लगता है ये यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। किसका सर? शायद उसी आदमी का जो कल शायद इससे मिला होगा। अगर वो आदमी आज नहीं आया, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये आइसक्रीम का ऑर्डर तो हमने दिया था। तो हम लोग जाके उससे पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, देखते हैं ये करता क्या है। सर
मुझे तो लगता है कल भी इसने इसी तरह पेड़ के नीचे मस्त खड़े रह के आइसक्रीम खाई रहेगी और आज भी खाने वाला है। अबे यार, इसने तो आइसक्रीम का मिल्क शेक बना दिया होगा। सर ये जा कहाँ रहा है? पंकज, जिस आदमी का ये इंतजार कर रहा था बस स्टॉप पे, वो आदमी वहां पे नहीं पहुंचा, इसलिए शायद ये उसी से मिलने जा रहा है। लगता है ये उसी आदमी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया। सर, इसने तो आइसक्रीम का हलवा बना दिया, ना खाने के लायक बची ना पीने के लायक। चलो इसी से पूछते हैं इसने ऐसा क्यों किया। अब बैठेगा। बोल, क्या चक्कर है आइसक्रीम का? कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी यहाँ मिला था। उसने मुझसे कहा तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर पे अमित नाम का एक आदमी आएगा और वो बटरस्कॉच आइसक्रीम ऑर्डर करेगा सर। और कल अमित ने आइसक्रीम पार्लर में आकर बटरस्कॉच आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हाँ सर, आया। और उस आदमी ने मुझे वो पता पहले से ही बता दिया था जिस पे अमित को वो आइसक्रीम डिलीवर करानी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि आइसक्रीम उस एड्रेस पर डिलीवर ना कर उसको दे दूं सर। और तुमने आइसक्रीम उसे दे दिया? हाँ सर, वो मुझे बस स्टॉप पे मिला और आइसक्रीम लेके चला गया सर। उसने ये काम करने के लिए मुझे पूरे 2000 रुपए दिए सर। उस आदमी का नाम, पता, फोन नंबर कुछ मालूम है? नहीं सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसकी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच होगी, रंग गोरा था, नाक उसकी चपटी थी सर, क्लीन शेव ही रखता था, जब भी आता था हमेशा बाइक पे आता था सर। सर ये आदमी तो बिल्कुल वैसा ही हुलिया बता रहा है जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने बताया था। मतलब एक ही आदमी दोनों जगहों पे था, ऑक्ट्रॉय नाके पे और बस स्टॉप में। तुम ये बताओ कि उस आइसक्रीम के टब में तुम उंगली डाल के क्या ढूंढ रहे थे? सर, मैंने अमित जी को उस आइसक्रीम के टब में कुछ रखते हुए देखा था। मैनेजर साहब, हाँ, इस आइसक्रीम के डिब्बे की डिलीवरी करा दीजिए जल्दी। इसका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल समय पे पहुंच जाएगा। जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यही डब्बा पहुंचे, कोई दूसरा नहीं। हाँ बिल्कुल, यही डब्बा पहुंचेगा और आपकी आंखों के सामने। गिरीश, यस सर। बेटा ये डब्बा इस पते पे दे आना। ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए अमित की उंगलियों पे वो आइसक्रीम लग गया जिसके ट्रेसेस डॉक्टर सालुंके को मिले थे। हाँ सर। मैंने सोचा उसको आइसक्रीम दे दूंगा और अपने पैसे ले लूंगा सर। और वो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिला? नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कम से कम मैं उस आइसक्रीम के टब में से वो कीमती चीज तो निकाल लूं। अब तो अमित के घर वाले ही बता सकते हैं कि अमित ने उस आइसक्रीम टब में क्या कीमती चीज रखी थी और उस आदमी को वो कीमती चीज क्यों चाहिए थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप सर? फिरौती देने से पहले अमित आइसक्रीम खरीदने गए थे? जी हाँ। और उसने
उस आइसक्रीम में कुछ रखा था। हाँ, और जरूर वही चीज फिरौती थी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या रखा होगा उसने आइसक्रीम में? सब कल सुबह मैंने उनके हाथ में एक यूएसबी ड्राइव देखा था जब वो स्टडी रूम से निकले थे। यूएसबी ड्राइव? एक मिनट सर, कहीं अमित ने वो यूएसबी ड्राइव आइसक्रीम में तो नहीं रखा? सर, ऐसा ही था, और भी ऐसे रखे रहते थे उनके पास। ऐसी क्या खास बात छुपा के रखी होगी यूएसबी ड्राइव में अमित ने, जो फिरौती के तौर पर इस्तेमाल किया? फिर चुप हो। आप लोग चुप क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? प्लीज मत छुपाइए, जो भी है सच सच बताइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और काजल की जान को खतरा भी हो सकता है। बताइए। सर, वो दरअसल सबको हम बताते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बट एक्चुअली में कुछ और ही है। सर, हम सरकार के लिए लाइव हथियार बनाते हैं। सरकार के साथ हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है कि कुछ भी हो जाए हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो कहीं कोई खुफिया जानकारी तो नहीं थी इस यूएसबी ड्राइव में जो अमित ने आइसक्रीम में डालकर दे दिया किसी को? गद्दारी की है अमित ने, देश के साथ गद्दारी। नहीं नहीं, वो गद्दार नहीं थे। हो सकता है कि बेटी के अगवा होने की वजह से एक बेचारा बाप टूट गया हो और उसने गलत कदम उठा लिया हो। बेटी की वजह हो या और कुछ भी, मगर देश के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता। दया को फोन करो, कहो उसे कि ये सब कुछ उस आदमी ने किया है जिसने आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी। उठाओ उसे। ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारी देश की सुरक्षा का सवाल। सर, इस दुकान के सीसीटीवी से सामने वाले बस स्टॉप का फुटेज हमने उस पॉइंट से क्यू किया है जब वो आइसक्रीम डिलीवरी बॉय सामने आके रुका था। गुड, लेकर सर, देखते हैं कौन है वो आदमी जो डिलीवरी बॉय से आइसक्रीम लेकर गया। ये वो आदमी, मतलब वो डिलीवरी बॉय सच बोल रहा था, ये लेकर गया आइसक्रीम। पूर्वी, एक मिनट पॉज करो। जूम करो। बाइक का नंबर दिख रहा है, पता करते हैं ये है कौन। मैं बस थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। भाग क्यों रहा है, हैं? नहीं साहब, बस ऐसे ही डर गया था। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? अरे साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। अगर बेकसूर हो तो हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? हैं? नहीं, मैंने बस वैसे ही। देख, ऑक्ट्रॉय ऑफिसर बनकर तुमने उस ट्रक के ब्रेक और एक्सीलरेटर के साथ छेड़खानी की। साहब, मुझे नहीं मालूम था साहब। सर, इसके भी ब्रेक्स और एक्सीलेटर खराब कर देते हैं, भागना और अटकना बंद हो जाएगा इसका। नहीं साहब। तो फिर बता। मुझे नहीं मालूम कि कोई ट्रक में कुछ खराबी करने वाला है, और मुझे साहब ये भी नहीं मालूम कि ट्रक से किसी की जान जाने वाली थी। वो आइसक्रीम का बॉक्स जो तुम्हें उस डिलीवरी बॉय ने दिया था, उस आइसक्रीम के बॉक्स का क्या किया तुमने? मैंने
मैंने आइसक्रीम बॉक्स की सिर्फ डिलीवरी की थी साहब। किसके कहने पर? किसके कहने पर किया सब ये तुमने? साहब वो एक औरत थी। एक औरत? हाँ साहब। और वो औरत मिली कहाँ तुम्हें? हाँ? सर एक बस स्टॉप पर वहीं मिली थी वो। और ये साहब ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया था साहब। उसका नाम पता तो मालूम नहीं होगा तुम्हें? हाँ? शक्ल भी नहीं देखी होगी। क्यों? नहीं साहब, नाम नहीं मुझे मालूम है। वो जब आई थी तो उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था। उस औरत ने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? साहब उसने मुझे कॉल किया था। सचिन, इसका मोबाइल फोन चेक करो, देखो कहां से आया था ये कॉल। बताओ। सर ये उसका नंबर है सर। ठीक है। किस बस स्टॉप पर मिली थी वो? सर यारी रोड बस स्टॉप पर सर। यारी रोड। सर ये यारी रोड तो 20 किलोमीटर दूर। कोई बात नहीं सचिन, जाएंगे हम 20 किलोमीटर दूर यारी रोड बस स्टॉप पर। जरूर कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। सर इसका क्या करना है? जेल भेज दें? नहीं नहीं जयवंती, इसे जाने देते। वैसे भी ये कुछ काम का नहीं रहा हमारे, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? इतना हंस क्यों रहा है? अरे यार आज 3 सीआईडी वालों को चूना लगा के आ रहा हूं। उन्होंने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। अरे बता तो। अरे यार सीआईडी वालों ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। मुझे लगा कि आज तो मैं गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी सुनाई ऐसी कहानी सुनाई कि सीआईडी वालों को भेज दिया यारी रोड बस स्टॉप। बिल्कुल झूठी कहानी। कोई बच्चा चिल्ला रहा है, शायद नीचे। तुम काजल हो? घबराओ मत बेटा। चलो। बता यूएसबी ड्राइव कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। बोल। मुझे नहीं पता सर। अंकल, वो यूएसबी इनके पास नहीं है, किसी और के पास है। किसी और के पास है? किसके पास है बेटा? मैंने उन्हें बात करते सुना था। वो गुजरात जाने वाले, वहां से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। गुजरात? तो फिर दया, उन्हें रोकना होगा। तुम जाओगे दया गुजरात।
हेलो निखिल, नजरें गड़ा के रखना। हाँ सर। बॉर्डर की तरफ यही दोनों रास्ते जाते हैं, उन्हीं में से किसी में होगा वो। ओके सर, ओके, हम लोग नजर रखते हैं। और ये भी पता चला है कि वो हरे रंग की ओपन जीप। निखिल, हरे रंग की जीप में वो लोग, हरे रंग की, समझे? हरे रंग? कहीं भी दिखाई पड़े रोक लेना उनको। ओके सर। वो लोग हरे रंग की जीप में बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? हाँ सर। हरे रंग की जीप? एक मिनट, वो देखो सामने कोई जीप दिखाई दे रही, लगता वही लोग। हाँ, लग तो वही रहे। रुक जाओ, देखो आप लोग सीआईडी से हैं, तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते हो। अरे हाँ, ये तो सचमुच सीआईडी वाले, आप क्या करेंगे? तैयार रहना, पास मैं तो उड़ा देना। सर, सर वो लोग हमारे सामने ही हैं। ग्रेट, पकड़ लो उन्हें। जीप दिख गई है। ठीक है सर, हम उनके पीछे ही हैं। रुक जाओ तुम लोग, हम लोग सीआईडी से। रुक जाओ। एक मिनट, देखिए फायर मत करो। ये तो नजदीक है, प्लीज जल्दी चलो, कुछ करो। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, हमारी बात सुनो। देखो निकल। एक काम करो जल्दी, अभिजीत सर को इन्फॉर्म करो जल्दी। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सर, सर हम लोग उनका पीछा कर रहे थे, सर हमारी गाड़ी फंस गई। ओह नो। सर उनको पता चल गया हम उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ? यार उन लोगों की जीप तो फंस गई है और दुश्मन निकला जा रहा है। क्या करें? एक रास्ता है हमारे पास, गाड़ी घुमाओ गया। अरे ये कहां ले आए तुम? ये तो फ्लाइंग क्लब है। और ये सामने प्लेन भी खड़ा हुआ है। प्लेन? अरे हाँ, कुछ दिनों पहले तुम प्लेन चलाना सीख रहे थे ना, तो तुम ये प्लेन उड़ा सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। क्या बात है, चलो। और जोर से निकल। तुम्हें आता है ना चलाने? अरे आता है यार, ट्रेनिंग ली है। देख रहा हूं जरा। एक मिनट, डरना नहीं है। चल मेरी चिड़िया, उड़ जा। पहले स्टार्ट। अरे अभिजीत, ये कहाँ जा रहा है? अरे यार एक मिनट करता हूँ। अभिजीत क्या कर रहे हो यार? ये कहाँ जा रहा है? तुम्हें चलाना आता है? ये हो जाएगा यार। अभिजीत, ये सवाल के बैठे रहो। हो जाएगा यार। ये अरे आजा चिड़िया, इधर आजा। क्या यार, मैंने 2 ही लेसन लिए थे। अरे यार, अरे पकड़ के बैठो। चल।
याद आया यही है ये जा रही चिड़िया, ऊपर जा रही हो गया ना यार। अभिजीत संभाल के। हमें किसी भी तरीके से जीप को बॉर्डर पार करने से रोकना होगा। वो देखो, हाँ? सचिन और निखिल इस तरफ। जीप आगे होनी चाहिए। वो देखो अभिजीत, जीप आ गई है। चलो अभिजीत। खींचो। यार काम करते हैं, इसको पीछे से ही पकड़ते हैं। जो भी करना संभाल के करना है। चलो अभिजीत, चलो उसके ऊपर ले लो। छोड़ूंगा ना इसको आज। दया फिर से ट्राई करता हूं। दया जगन, शर्म आनी चाहिए जगन तुम्हें। अपने ही परिवार की लड़की को किडनैप किया तुमने, और ऋचा तुम पैसों की लालच में इस गुनाह में शामिल हुई थी। तुम्हारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी जो तुमने अमित से फिरौती के तौर पे मांगी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दुश्मनों को भेज दी थी, और मुझे पता था कि सरकार को इस बात का पता चल जाएगा। इसलिए तुमने किडनैपिंग का ड्रामा किया ताकि इसमें अमित फंस जाए। जी,
और जब सरकार इस बात की छानबीन करेगी तो यही पता चलेगा कि अमित ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो सीक्रेट्स दुश्मनों को बेच दी हैं? अमित को तो तुमने बहुत सफाई से मरवा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले और मामला यहीं खत्म हो जाए। और जब इसे पता चला कि हम इसके सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं तो देश छोड़ के भागने की तैयारी में था। कहां तक भागोगे अपने गुनाह से बच के? फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे अपना के मुझे फिर से पराया क्यों कर दिया माँ? क्या आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया माँ? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। दरवाजा कैसे खुला है? विनीता, 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 कहाँ हो तुम? सो रही हो क्या? विनीता। अंकल, आंटी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? काफी खून बहा है सिर से, लगता है किसी भारी चीज से मारा गया है। सर बाथरूम में ये लोहे का रॉड मिला है सर, इस पे ताजे खून के धब्बे हैं। हो सकता है इन दोनों को मारने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया गया है। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं इस पे, संभाल के रख दो। वैशाली जी, आपने सबसे पहले देखा लाशों को? मैंने और मेरी फ्रेंड विनीता ने टेनिस खेलने का प्लान बनाया था। जब मैं यहाँ आई तो विनीता मुझे नहीं मिली और अंकल आंटी की लाश के आसपास किसी को देखा था? यहाँ पे कोई नहीं था। और बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी, पर मुझे विनीता की फिक्र हो रही है क्योंकि उसका फोन सुबह से बंद आ रहा है। विनीता का कोई फोटो है आपके पास? फोटो तो ये रही। वंश सर, ये फोटो सब चेक ना किया और पुलिस स्टेशन में भेजो, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर। और आप हैं यहाँ के वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब समझते हो? घर का रखवाला। ये रखवाली की तुमने अपने मालिक और मालकिन की? कैसे कहूँ साहब, अब तो ये बोझ पूरी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहने वाला। तुम्हारे रहते हुए खूनी अंदर आया तो आया कैसे? ये बात तो मेरे लिए भी पहेली बनी हुई है। ऐसी पहेली सुलझाना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए, ये दिल के मरीज है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो चुप कर, माफ करना साहब, मेरा बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। चल जा, बाहर जाके बैठ। कल रात विनीता घर पे थी? हाँ साहब, वो घर पे ही थी, मगर रात को देर से आई थी। 2 बजे घर पे आई थी वो। और वैशाली जी, आप कितने बजे आए? सुबह 8 बजे। मतलब विनीता यहाँ से
रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में गई है। नहीं गई साहब। नहीं गई है तो घर पे कहाँ है? तुम ड्यूटी पे कितने बजे सो रहे थे ये बताओ। नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं सोए। सोने की बात तो दूर, हमने सेकंड की झपकी भी नहीं ली। तो क्या वो खूनी आसमान से उड़ के इस घर में आया? हाँ? तो चलिए एक बात बताओ, विनीता के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, विनीता के बारे में आप हमें और क्या बता सकती हैं? विनीता मुझसे अपने सारे सुख दुख बांटती थी, बस उसे अपने अनाथ होने की हीन भावना महसूस होती रहती थी। एक मिनट, आपने कहा कि विनीता अनाथ है? अंकल आंटी ने उसे गोद ले रखा था। अच्छा, विनीता का सुरेश जी और उनकी पत्नी के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा था, जैसे कि उसके सगे माँ बाप हो। पर विनीता से वो एक ही बात से नाराज होते थे। कौन सी बात? रोहन। ये रोहन कौन है? वो सुरेश अंकल के दोस्त धनराज जी का बेटा था। उससे विनीता बहुत प्यार करती थी, पर इन्हें ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। रोहन ठीक आदमी नहीं था क्या? एक नंबर का शराबी। उसकी शराब पीने की लत की वजह से उसके माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। शराब पीने के बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक बार तो उसने मेरे सामने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। विनीता, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रोहन, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी बात करनी है, मुझे इसी वक्त बात करनी है। खोलो दरवाजा, खोलो। साहब, बिटिया ने मना किया ना, वो आपसे नहीं मिलना चाहती है। आप जाइए यहाँ से। विनीता, ये क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलो। मुझसे इस तरह से बात करने वाला हाँ विनीता, तो तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। अभी वो होश में नहीं है, दरवाजा मत खोलना। और अच्छे से समझा दे कि दोबारा मुझसे पंगा ना ले। हट विनीता। ये क्या ड्रामा लगा रखा है रोहन? चलो, अभी चलो यहाँ से। अरे, और माफी मांगो इनसे। सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। ये मेरी बदतमीजी की कीमत। दारू पी के तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी बकते हो। चलो यहाँ से। चलो रोहन। हो सकता है इस रोहन ने शराब के नशे में आके सुरेश जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया, और फिर विनीता को अपने साथ लेकर चला गया। इस रोहन का नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर तो है मेरे पास। 1982345561। रोहन का फोन भी बंद आ रहा है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो खूनी मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहाँ से आया? घर को चेक करते हैं। ये देखा? लगता है खूनी यहां से अंदर आया और फिर यहीं से बाहर भाग गया। सर, खूनी यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन खूनी विनीता को यहाँ से कैसे लेके जा सकता है? हाँ सर, अगर विनीता के साथ उसने जोर जबरदस्ती की होगी तो विनीता चीखती चिल्लाती शोर मचाती। हो सकता है विनीता को बेहोश कर दिया। इसके पहले उसे कुछ हो, हमें उसे ढूंढना होगा और इस रोहन से भी मिलना पड़ेगा। सर, अभिजीत सर ने रोहन का यही का पता बताया। सर, ये रोहन वाकई में अंदर नहीं है या फिर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा है? अभी पता चल जाएगा। हो सकता है उसने विनीता को यहीं कहीं छुपा के रखा हो। घर में सामान भी ज्यादा नहीं है, पूरा घर खाली दिखाई दे रहा है। हाँ, वैसे भी कंगाल है वो। माँ बाप ने तो बेदखल कर दिया था उसे। सचिन,
तो कोई भी नहीं, ना ही विनीता और ना ही रोहित। हो सकता है उसने अपना ठिकाना बदल दिया। काम करो, घर की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चारों तरफ किताबें ही किताबें पढ़ी। लगता है इस रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नजरिया बदलिए, बहुत अच्छी किताब है ये। ये देखिए, इस डस्टबिन में ये दस्ताने पड़े थे। लगता है किसी ने अभी भी जलाया। मतलब इन दस्तानों का इस केस से कुछ लेना देना है। रेडी सर। मेरे इतने बड़े शरीर के इत्तू से दिमाग में ना एक बात नहीं घुस रही है। कौन सी बात? ये रोहन का मेन मकसद था विनीता से शादी करना, करेक्ट? करेक्ट। फिर इसने अपने सास ससुर की जान क्यों ली? अरे वृषाली ने बताया था ना कि उसे शराब पीने की बहुत जबरदस्त लत थी, और शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ भी कर जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हाँ क्या? क्या? शराब के नशे में इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे चढ़ सकता है, भले रस्सी के सहारे क्यों? और फिर विनीता, वो तो शराब नहीं पीती, वो क्यों गई रोहन के साथ? सर वैसे भी विनीता तो उनकी सगी बेटी थोड़ी थी। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और ही चक्कर है। लगता है इन दोनों को मारने का ही प्लान था। सर हाँ, लगता है ये काम किसी लुटेरे का होगा। फ्रेडी लुटेरा नहीं हो सकता। कोई लूटने के लिए आता तो घर का सारा सामान वैसे के वैसे कैसे रहता? नहीं नहीं, ये मुजरिम जो भी है ना, उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को खत्म करने का। सर, हाँ, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। क्या? सर विनीता ने एक हफ्ते पहले फायर ब्रिगेड में फोन किया था, और ये रही उस फोन कॉल की ऑडियो क्लिप। हेलो फायर ब्रिगेड, मेरे घर में आग लगी है, प्लीज जल्दी किसी को भेज दीजिए। मेरा एड्रेस है 603 हर्ष विहार शांति नगर। लेकिन सर जब फायर ब्रिगेड वाले उनके घर पहुंचे तो विनीता की मम्मी माला जी ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वहां कोई आग वाग नहीं लगी है। हाँ, उसके घर में तो कोई आग लगने का निशान भी नहीं मिला। अरे झूठ क्यों कहा उसने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वाले ने खुद देखा था स्टोर रूम से धुआं निकलते हुए। उसने अंदर जाना भी चाहा, लेकिन माला जी ने उसे रोक दिया। माला जी ने फायर ब्रिगेड वाले को अंदर जाने से रोक दिया? क्यों? कुछ और ही चक्कर है। छान मारो इस जगह को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये क्या हुआ सर? सीलिंग पे पेंटिंग बनाया। बड़ी ही अजीब बात है।
देखते हैं। ये क्या? ये तो लगता है धुएं से बना हुआ निशान है, जलने की वजह से। मतलब सर फायर ब्रिगेड वाला सही कह रहा था, यहाँ पे आग तो जरूर लगी है। सर इस पेंटिंग से जली हुई सीलिंग को अच्छी तरह छुपाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरेश की पत्नी ने झूठ क्यों बोला फायर ब्रिगेड से? आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी आग लगी थी? सीलिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा जला। रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा? वैशाली पे फोन नहीं उठा रही। बस मौत रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और सर वॉचमैन कह रहा था कि विनीता रात को 2 बजे घर लौटी थी। सर अगर खून उससे पहले हुए होते तो वो चीखती चिल्लाती या बाहर जाती। मतलब खून 2 और 3 बजे के बीच में हुए हैं। सालुंके साहब, हमें जो लोहे का रॉड मिला था उसके ऊपर से खूनी के उंगलियों के निशान मिले या नहीं? नहीं, बस कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। नहीं मिले। रोहन के घर में से हमें आधे जले हुए ग्लव्स मिले थे। कहीं रोहन ने वो ग्लव्स तो नहीं पहने थे ये खून करते वक्त? हो सकता है। तारिका वही चेक कर रही है। सर सर ये खास किस्म का सॉल्यूशन है, इकोडेल्पाइट नाम। अगर मैं इस सॉल्यूशन को इन दस्तानों पर डालूं तो इन दस्तानों पर जो कुछ भी लगा हुआ होगा वो अलग हो जाएगा। अरे वाह, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। अरे इन पे तो खून लगा है, देखते हैं किसका है।
पॉजिटिव सर। ये खून मिस्टर एंड मिसेस सुरेश का ही है। मतलब सर ये खून रोहन ने ही किया है? एक मिनट बोलो। बस वो देखो, दस्तानों पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रस्सी के रेशे। सर कहीं ये वही रस्सी तो नहीं जो हमें विनीता के घर के बाहर मिली थी? ये डॉक्टर साहब का कंप्यूटर कैसा है? टी 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 करते रहता है। बस दस्तानों पर रस्सी के रेशे के अलावा कुछ और भी है। क्या? थोड़ा वक्त दो, पता लगाता हूं। हाँ श्रेया, ठीक है। क्या? सर विनीता का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, उसके घर के बिल्कुल करीब। और सर उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने दोस्त को एक SOS मैसेज भी भेजा है। श्रेया मुझे लिंक अभी भेज रही है सर। ये देखिए सर। मैं घुटन से मर रही हूं, प्लीज मुझे बचाओ। विनीता, माय गॉड। पर मोबाइल कंपनी ने बताया कि विनीता का फोन आखिरी बार यही ऑन हुआ था। इस घने जंगल में नेटवर्क मिला, यही बड़ी बात है। जरा देखो आसपास। सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। दिव्या, पंच। चौकन्ने रहना। बेटा, तो तलाशी लो। तो ये तो रोहन है। सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि सब रोहन का किया था, पर किसी ने इसे ऊपर पहुंचा दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विनीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए इसे मार दिया? नहीं, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है, सर पे वार करके, जैसे विनीता के माँ बाप को मारा था। खूनी को एक ही है। सोचता है कि खूनी ने रोहन को मारा और विनीता को साथ ले गया। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। तो देखो,
सर आसपास भी कुछ नहीं मिला से कुछ नहीं मिला। सर ये देखिए, फावड़ा और कुदाल। कहीं जमीन के नीचे तो नहीं? यहाँ पे खुदाई का सामान पड़ा हुआ है, जरा फाड़ो दिखा ना। इस फावड़े पे गीली मिट्टी लगी हुई, और ये पत्ता। तो विनीता को यहाँ जमीन के नीचे रखा गया है, जंगल के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे ये पत्ते मिलते हो। ढूंढो, तो देखो आसपास। सचिन, वंश, दिव्या, ये देखो, लगता है हाल फिलहाल में यहाँ खुदाई हुई है। वंश, खुदाई का औजार लिया जल्दी। सर। गुड, यहाँ पे खोदना शुरू करो। एक मिनट हट जाओ। हाँ? कुछ है। एक मिनट, खोदा बंद करो, हाथ से निकालो। तो इसके अंदर तो नहीं? विनीता! ओह नो, सांसें धीमी चल रही है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। निकालो उसको बाहर जल्दी। हाथ दो, निकालो बाहर, निकालो। पैर पकड़ो उसके। चलो। इतना समय बीत गया है, पता नहीं किस हाल में होगी विनीता। हम तो वक्त रहते उसे यहाँ ले आए, उम्मीद तो यही है कि वो ठीक हो जाएगी। ठीक भी हो जाएगी तो भी रोहन की मौत और उसके माँ बाप की मौत का सदमा पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीआईडी में सबसे मुश्किल काम यही है, किसी को किसी अपने की मौत की खबर देना। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी है विनीता? अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया। गुड, हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, लेकिन वो काफी तनाव में, बहुत देर तक कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर है वो। थोड़ा संभाल के ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, लेटे रहो, आराम करो। थैंक यू सर, डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई। अरे हम तो बस एक जरिया थे, जान बचाने वाला तो वो है। ये ऊपर वाले की भी मुझे समझ नहीं आती। जब उसने मेरी जान बचाई तो मेरे मम्मी पापा की जान भी बचा लेते। तो तुम्हें अपने माता पिता के मर्डर के बारे में पता है? हाँ जी सर, जिस वक्त ये सब हुआ मैं नीचे हॉल में रोहन से फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैं दौड़ के ऊपर गई तो किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। और किसी ने मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा का खून कर दिया। सर, जिस किसी ने भी मुझे दोबारा अनाथ किया है, आप प्लीज उसे छोड़िएगा मत। उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल,
तुम्हारे माता पिता और रोहन के खूनी को हम क्या रोहन का भी खून हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज सर, संभालिए अपने आप को, प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि आप उस बॉक्स के अंदर बंद हैं? जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक घुटन भरे बक्से में थी। मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। अच्छा विनीता, उनमें से किसी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। ठीक है। आरोप साहब, दया, वो जो रस्सी है, उस रस्सी पर मुझे भेड़ का बाल मिला है। उस रस्सी पे भेड़ का बाल मिला? हाँ दया, भेड़ का बाल। और भेड़ भी ऐसी वैसी नहीं, हिमालय पर रहने वाली भेड़। ओह, मतलब वो रस्सी किसी ऐसे आदमी का है जो हिमालय पर्वत के आसपास जाके आया है या फिर वहीं का रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अच्छा हाँ दया, विनीता कैसी है? ठीक है, होश आ गया उसे। गुड गुड, चलो ठीक है फिर, बाय। ओके सर। विनीता, ये बताओ कि तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा आदमी है जो हाल ही में हिमालय जाके आया था क्या, या फिर वहीं का रहने वाला हो जो यहाँ पे आया हो? सिर्फ हिमालय पे नहीं, नेपाल भी गए थे मम्मी पापा। अच्छा, कब की बात है? 1 महीने पहले की। वो खुद से वहां गए थे या ये ट्रैवल एजेंट के जरिए टूर पैकेज में? टूर बुक करवाया था सर। इससे उनके पैसे भी बच जाते थे और उनके नए दोस्त भी बन जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी टूर होगा। संभालो अपने आप को। विनीता, हमें उस ट्रैवल एजेंट का नंबर चाहिए। सर, विनीता के माता पिता के साथ जितने भी लोग नेपाल गए थे उन सभी से पूछताछ कर लिए। तो क्या पता चला? सर, नेपाल में एक अनाथ आश्रम है। सुरेश जी और माला जी जब भी नेपाल जाते थे वो इस अनाथ आश्रम में जरूर जाते थे। बानवीर संस्था। विनीता को भी तो यहीं से गोद लिया था माला और सुरेश ने। जी सर। हाँ, देखते हैं जरा इनसे बात करके। हेलो, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से, या मुंबई। अच्छा देखिए, मुझे माला और सुरेश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, वो 1 महीने पहले आपके यहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा, तो प्लीज एक काम करेंगे आप, वो फोटोग्राफ्स हमारे सीआईडी के वेबसाइट पर मुझे भेज देंगे आप? ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? किसकी तस्वीरें मंगवाई आपने? विनीता को गोद लेने से पहले सुरेश और माला ने इसी अनाथ आश्रम से 1 साल पहले एक लड़के को गोद लिया था, गोविंद नाम में। गोविंद, लगता है फोटोग्राफ्स आ गए। पांच साल की उम्र थी, साल 1999। मतलब सर, वो आज तकरीबन 20 साल का होगा। अभी पता चल जाएगा गोविंद अगर आज है कैसे दिखता होगा। माय गॉड, ये गोविंद है। अब देखते हैं कहां भागेगा। ठीक है सर, हमें देख के अंदर भाग गया है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर ये तो अंदर भाग गया। मगर सर, वो अंदर की तरफ क्यों भागा? वो तो पकड़ा जाएगा। ऐसे मुजरिम बाहर की तरफ भागते हैं, मगर ये अंदर भागे या बाहर, पकड़ा तो ये जाएगा ही। कहां गया ये? अभिजीत, दया सर, फैल जाओ, मैं सामने से घुसता हूं।
सर खुजली हो रही है सर। अरे खुजली कहाँ से होने लगी तुम्हें? सर बहुत तेज खुजली हो रही सर, ये झाड़ की वजह से। अभिजीत क्या हुआ इसे? सर सर ये प्लांट ये बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह से इसको खुजली हो रही है। एक मिनट अरे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ आराम से संभाल के। तो जानबूझकर हमें यहाँ अंदर बुलवा लिया है, जाल रचा है उसने खुजली वाले पौधों का। संभल के रहना, यहीं कहीं छुपाई है। चलो बाहर देख लो, बहुत बना लिया पौधों को हथियार। अब विदाई का समय आ गया तुम्हारा, ससुराल चलना है। चलो प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए। बहुत गड्ढे खोद लिए दूसरों के लिए, गिर गए ना उसी में। सर पानी मंगाइए सर, वरना मैं खुजली से मर जाऊंगा। पानी क्यों? खुजली का इलाज हम अपने साथ लेके चलते हैं। किसी औलाद के लिए अपने माँ बाप का खून करना इतना आसान नहीं होता सर, फिर चाहे वो माँ बाप सौतेले ही क्यों ना हो। गोद लिया था ना उन्होंने तुम्हें, फिर वॉचमैन को क्यों सौंप दिया? यही सच तो मैं भी जानना चाहता था सर, कि मुझे गोद लेने के 1 साल बाद मेरे माँ बाप को ऐसा क्या सूझा कि उन्हें लगा उन्हें एक लड़की को गोद लेना चाहिए, और मुझे फिर ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया और विनीता को गोद ले लिया। क्या तुम्हें सड़क पे छोड़ दिया? हाँ सर, ऐसा बर्ताव तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता, जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। वो तो भला हो मेरे बाबूजी का, जो उन्होंने मुझे रोता हुआ बस स्टॉप पर देखा और अपने साथ अपने घर ले गए, और तब मेरी अच्छी परवरिश की उन्होंने। सुरेश और माला ने पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं सर, मैंने हाल फिलहाल में उनके घर जाना शुरू किया था। मेरे बाबूजी की उम्र हो गई थी, तो मुझे लगा मुझे नौकरी करनी चाहिए। क्या तुम्हारे बाबूजी जानते नहीं थे कि तुम उनके मालिक के बेटे हो? नहीं सर, जब मैं उन्हें मिला था तब वो वहां काम नहीं करते थे, और सर मैं इसे कोई इत्तेफाक नहीं कहूंगा, तो भगवान ने मेरे साथ इंसाफ की। तुम्हें किसने अधिकार दिया सजा देने का? सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। क्या तुम शुरू में ही पहचान गए थे उन दोनों को? ये बात तुम्हें मालूम कैसे पड़ी कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? नहीं पहचाना था सर। एक दिन मैं बगीचे में काम कर रहा था, तो माला मेम साहब ने मुझे घर के अंदर बुलाया था किसी काम से। विनोद! जी मेम साहब। जरा ऊपर आना, तो काम है। अभी आया। जी मेम साहब। विनोद, देखो ये पुरानी अलमारी है, इसे ठीक से स्टोर रूम में रख देना। हाँ जी मेम साहब। हाँ। क्या हुआ विनोद, बहुत भारी है क्या? बहुत ज्यादा भारी मेम साहब। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ सामान बाहर निकाल लेता हूँ। मगर निकाला हुआ सामान फिर से रख देना अंदर। हाँ जी मेम साहब। हाँ। कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स हैं। ये तस्वीर तो मेरे बचपन की है। इसका मतलब साहब और मेम साहब ने मुझे गोद लिया था। विनोद, कितनी देर, जल्दी करो। जी मेम साहब, बस हो गया। और फिर तुम नेपाल गए सच्चाई का पता लगाने? हाँ सर, और जब मुझे सच का पता चल गया तो मैंने पूरे परिवार के नाक में दम करना शुरू कर दिया। किसका फोन है? हेलो हेलो,
अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, कौन है? ऐसा क्यों किया? कौन बोल रहा है? आपका बेटा। बेटा? क्या? बताइए, ऐसा क्यों किया? मुझे अपना बनाकर फिर से अनाथ क्यों कर दिया? देखो, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती है। आमने सामने मिलो, फिर बैठ के बात करते हैं। बताइए कहाँ मिलना है? मेरे घर। ठीक है, पहुंच गया। स्टोर रूम की अलमारी में तुम्ही ने आग लगाई थी ना? हाँ सर, पर माला जी नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई दुनिया को मालूम पड़े और समाज में उनकी बेइज्जती हो, इसीलिए फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। और रोहन? रोहन को क्यों मारा? मैं रोहन को नहीं मारना चाहता था सर, उससे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो उसके घर गया हुआ था वो दस्ताने रखने के लिए, ताकि आप लोगों को दस्ताने उसके घर से मिले और आप लोग उस पर शक करें। उसने मुझे देख लिया सर, मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। बदले की आग में तुमने 3 खून किए, एक मासूम को जिंदा दफनाने की कोशिश भी की। ये कैसा बदला? ये बदले की आग तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी, फांसी के फंदे तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.